अनपढ़ औरतें कमाएंगी, पढ़े लिखे मर्द खाएंगे। गौतम के चारों पढ़े लिखे बेटे रात को 2 बजे नशे की हालत में घर आते हैं। अरे आज की पार्टी में तो मजा आ गया। अरे सही कहा तुमने। वैसे आज की पार्टी थी भी काफी ज्यादा लग्जरी, पर सारे पैसे खर्च हो गए। अरे सही कहा तुमने, और अब तो सिगरेट खरीदने के भी पैसे नहीं है। मेरी तो आंखें चढ़ रही है, अब मुझे आराम करना है। अब चारों लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं कि तभी वहां पर गौतम आता है, जो अपने बेटे को नशे की हालत में देखकर गुस्से से आग बबूला हो उठता है। अरे आज तुम फिर चारों देर रात तक बाहर पार्टी कर रही थी। शराब भी पी हुई है। अरे तुम्हारी ऐसी हालत देखकर कोई कहेगा कि तुम पढ़े लिखे बच्चे हो। पापा, पढ़ाई और पार्टी दोनों अलग चीज हैं। थोड़ी सी पार्टी क्या कर ली आपने, तो मैं अनपढ़ ही घोषित कर दिया। अरे तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लड़के नौकरी करते हैं, बाप के पैसों पर अय्याशी नहीं। और कब ढूंढोगे नौकरी, कब पैसा कमाओगे तुम चारों? पापा, हमें पैसे कमाने की क्या जरूरत है? हमारे पास पैसे की कोई कमी थोड़ी है। हाँ, जब आप बाप खिलाने के लिए है तो हम क्यों कमाएं? अरे हाँ, जिंदगी भर मैं ही तुम्हें खिलाऊंगा हैं? और तुम जिस सेविंग के दम पर कूद रहे हो ना, उस सेविंग को मैंने खून पसीना बहाकर जोड़ा है। जिस दिन सेविंग्स खत्म होंगी ना, उस दिन देखता हूँ पार्टी कैसे करते हो तुम लोग। अब इतना कहकर गौतम वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन गौतम की बहन अपने दोनों बेटों को लेकर गौतम से मिलने आती है। अरे शकुंतला बहन, तेरी बहुत याद आ रही थी। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गई। तेरे बेटे भी आए हैं। अब शकुंतला के बेटे राजू और शंभू अपने मामा के पैर छूते हैं। राजू और शंभू दूर से ही पढ़े लिखे समझदार लड़के लग रहे होते हैं। अरे तुम दोनों तो बहुत बड़े हो गए हो और काफी समझदार लग रहे हो। हाँ, दोनों ही पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। एक की तो नौकरी भी हो गई है अच्छी कंपनी में। अब पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी शुरू कर दी है राजू ने तो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आप लोग बैठो, मैं कुछ खाने का बना देती हूँ। अब शकुंतला रसोई में जाती है। बाप रे, इस घर की रसोई में तो साफ सफाई है ही नहीं। अकेले मेरा भाई कितना करेगा। वैसे उनके चारों बेटे भी अभी तक नजर नहीं आए, लगता है अब तक सो रहे हैं। अब शकुंतला पूरी रसोई साफ करती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है। अब कुछ देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है, जिसे लेकर शकुंतला डाइनिंग टेबल पर आती है। तभी सिगरेट का धुआं उड़ाते गौतम के चारों बेटे डाइनिंग टेबल पर आते हैं। अब शकुंतला फटाफट अपनी नाक पर कपड़ा रखती है। वहीं राजू और शंभू भी सिगरेट के धुएं से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अरे भैया, ये लोग सिगरेट कब से पीने लगे? भैया, आप इसको बुझा दीजिए, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे तुम सबको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अभी सिगरेट को बुझाओ, यहाँ सब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको दिक्कत है तो आप जाइए यहाँ से। अब इसी तरह रात को गौतम के चारों बेटे फिर से नशे में धुत घर आते हैं। भैया, ये सब क्या है? ये लोग सिगरेट के साथ साथ दारू भी पीते हैं। अरे आपने इन्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? मुझे तो लगा था पढ़े लिखे समझदार लड़के, लेकिन नहीं, ये तो नशेड़ी हैं। ये सब देखकर तो मेरे बेटे भी बिगड़ जाएंगे। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। अरे आज ना बढ़िया, क्या प्रवचन दे रही है? भैया, माँ से तमीज से बात करिए। अरे अच्छा, अब तो हमें तमीज सिखाएगा। अब गौतम के निठल्ले बेटों को देख शकुंतला अगले दिन ही वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। धीरे धीरे गौतम परेशान रहने लगता है। अब एक दिन गौतम परेशान होकर सोसाइटी के पार्क में वॉक कर रहा होता है कि तभी उसका पुराना दोस्त रघुवीर वहां पर आता है। अरे क्या हुआ गौतम, बड़े परेशान लग रहे हो। किस बात की चिंता है तुम्हें, बताओ। अरे क्या कहूँ रघुवीर, कई सालों से अपने बेटों को लेकर परेशान हूँ। इतना पढ़ लिख कर भी मेरे बेटे कमाने नहीं जाते और मेरे ही जोड़े जमा पूंजी को उड़ाते रहते हैं। दिन भर बस नशे करते हैं, आवारागर्दी करते हैं। अब रघुवीर गौतम को सुझाव देते हुए, अरे एक काम कर गौतम, कैसे भी करके अपने बेटों की शादी कर दे। पत्नियां आएंगी, जिम्मेदारी पड़ेगी तो पैसे कमाने जाएंगे ही। और हाँ, लड़की भी कोई अनपढ़ी ढूंढना, पढ़ी लिखी तो नहीं करेगी इनसे शादी। हाँ, मुझे तेरी बात काफी हद तक ठीक लग रही है। मैं कल ही घर पर पंडित जी को बुलवाकर इनसे अनपढ़ लड़कियों के रिश्ते मांगता हूँ। अब गौतम अपने घर में पंडित बुलवाता है और उससे जानबूझकर अनपढ़ लड़कियों के लिए रिश्ते मांगता है। गौतम जी, मैंने तो सुना था आपके लड़के काफी पढ़े लिखे हैं, तो फिर आप अपने पढ़े लिखे बेटों के लिए अनपढ़ लड़कियां क्यों ढूंढ रहे हैं? यह हमारा निजी मामला है पंडित जी, आप बस लड़कियां दिखाइए, वो भी अनपढ़। अब पंडित चुपचाप एक ही परिवार की 4 अनपढ़ लड़कियां दिखाता है जो आपस में बहनें होती हैं। हाँ, अच्छा तो ये चारों बहनें हैं और चारों ही अनपढ़ हैं। वैसे दिखने में तो अच्छी लग रही है,
मुझे ये लड़कियां पसंद है अपने बेटों के लिए। पंडित जी, आप लड़की वालों को कह दीजिए कि हम जल्द ही उन्हें देखने आएंगे। अब पंडित के जाते ही गौतम चारों अनपढ़ लड़कियों की तस्वीर लेकर अपने बेटों के कमरे में जाता है, जहां गौतम के पढ़े लिखे बेटे गवारों की तरह अपने कमरे में दारू पीते हुए ताश खेल रहे होते हैं। दिन पर दिन निहायती घटिया हो गए हो तुम चारों। अब घर में भी तुमने पीना शुरू कर दिया, और ये क्या ताश खेलना, ये किसने सिखाया तुम्हें? अरे क्या यार पापा, जब देखो तब हमारे किसी न किसी काम में टांग अड़ाते रहते हो। अरे हाँ, और आने से पहले कमरा नॉक क्यों नहीं किया? अरे इस कमरे में आने का मुझे शौक भी नहीं है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। पंडित जी से मैंने तुम चारों के लिए लड़की का रिश्ता मांगा है, और अब मैं तुम लोगों की शादी करवा रहा हूँ। शादी के बाद तुम्हारा परिवार बढ़ेगा, इसलिए अब कोई काम धंधा ढूंढ लो। अरे निकलो यार पापा यहाँ से, क्यों टेंशन दे रहे हो हमें? अरे हमें नहीं करनी कोई शादी वादी। और क्या, हम अपने आप को तो संभाल नहीं पाते, अपनी पत्नियों को क्या संभालेंगे, वो भी अनपढ़ पत्नियों को। अरे अच्छा, पढ़ लिख कर घर में गबारों की तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। अरे लोग तुम्हें अनपढ़ का ताना तो देने ही लग गए हैं, और अगर अब शादी नहीं करोगे ना तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हें नामर्द का ताना भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए चुपचाप से कल मेरे साथ लड़की देखने चल। अब अगले दिन गौतम अपने बेटे को अच्छे लड़कों की तरह तैयार करवाकर अपने साथ अनपढ़ लड़कियों के घर रिश्ता लेकर जाता है। लड़की वाले अमीर पैसे वाले घर के लड़कों को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। अरे आप लोग आ गए, आइए बैठिए। भैया, हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे बड़े लोग हमारी अनपढ़ बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। वैसे आपके बेटे तो बहुत पढ़े लिखे और काबिल होंगे। हाँ, मेरा एक बेटे ने इंजीनियरिंग कर रखी है, दूसरे ने बीटेक, तीसरे ने अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रखी है, और चौथे ने मास्टर ऑफ बिजनेस में डिग्री हासिल कर रखी है। दूसरी तरफ चारों अनपढ़ लड़कियां अपने पतियों की डिग्रियां सुनकर, पूजा, खुशबू, मंजू, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हम जैसी अनपढ़ लड़कियों की शादी ऐसे पढ़े लिखे लड़कों से हो रही है। अब तो वहां जाकर हम भी समझदार हो जाएंगे। हाँ, सही कहा, कितने अच्छे लड़के, खुद पढ़े लिखे हैं और हम जैसी अनपढ़ से शादी कर रहे हैं। जी, मुझे तो आपके चारों लड़के बहुत पसंद आए। अब आप लोग बताइए, आपको मेरी बेटियां पसंद आई? जी हाँ, मुझे भी आपकी बेटी बहुत पसंद है, और मेरे बेटों को भी। तो बेटा, सही कहा ना मैंने? हाँ पापा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें लड़का बहुत पसंद है। अब खुशी खुशी गौतम रिश्ता फिक्स करके अपने घर आ जाता है, और फिर कुछ ही हफ्तों में चारों ही अनपढ़ बहू शादी करके अपने ससुराल आती है। आओ बहू रानियों, ये कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब चारों ही अनपढ़ बहू बड़े प्यार से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती हैं। चलो तुम चारों अपनी अपनी पत्नी को कमरे में ले जाओ, इन्हें अब आराम करेंगी। अब चारों अपनी अपनी पत्नियों का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में लेकर जाते हैं और मुंह घुमाकर सो जाते हैं। अरे आदित्य जी तो सीधा जाकर सो गए, इन्होंने तो मुझसे बात भी नहीं की। दूसरी तरफ पूजा, खुशबू, मंजू के पति भी बिना कुछ कहे मुंह घुमाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह चारों बहू नहा धोकर तैयार होती हैं और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हैं। पता है, कल तो आदित्य जी ने मुझसे बात भी नहीं की। मेरे साथ भी यही हुआ। हाँ, मेरे साथ भी यही सब हुआ। मैंने सोचा कुछ बात होगी, थोड़ा एक दूसरे के बारे में जानेंगे, लेकिन उन्होंने बात करना भी जरूरी नहीं समझा। क्या पता थक गए हो शादी की थकावट से। अब चारों ही बहू खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती हैं। गौतम खाने की टेबल पर बैठा होता है, वहीं लड़खड़ाते हुए चारों बहू के पति भी डाइनिंग टेबल पर आते हैं। अरे बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। जी शुक्रिया पापा जी। अब चारों अनपढ़ बहू इंतजार में होती हैं कि उनके पति भी उनके खाने की तारीफ करेंगे, लेकिन वो लोग खाना खाकर उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं, और कमरे में जाकर वो लोग दारू पीते हैं और बैठकर ताश खेलते हैं। अब ये नजारा देखकर चारों अनपढ़ बहुएं हैरान हो जाती हैं। अब 2 से 3 दिन तक घर में यही सिलसिला चलता है, और एक दिन चारों हॉल में अपने पति से कहती हैं, दिवाकर जी, आप काम पर नहीं जाते हैं क्या? हाँ, हम चारों आपको कई दिनों से देख रहे हैं। आप सुबह 11 बजे उठते हैं, खाते हैं और घर में शराब पीते हैं और ताश जैसी घटिया खेल खेलते हैं। हाँ, ये तो जुआ समान खेल होता है जो अनपढ़ लोग खेलते हैं। आप सभी तो पढ़े लिखे हैं, आप कोई नौकरी नहीं करते हैं, बताइए। अब चारों बहू जैसे ही अपने पति से सवाल करती हैं, उनके पति गुस्से से तिल मिलाते हुए अपनी पत्नियों को खींचकर तमाचा लगाते हैं। तुम चारों की हिम्मत कैसे हुई हमसे ये पूछने की कि हम क्या कमाते हैं और क्या नहीं? सही कहा। अरे अनपढ़ हो तो अनपढ़ की तरह रहो, घर में हिसाब किताब समझने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम अनपढ़ को कुछ खास समझ में नहीं आएगा। अरे हाँ, और अगर आइंदा हमारे कामकाज में दखल अंदाजी की ना तो हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। अब चारों अनपढ़ बहू घबराकर रोने लगते हैं कि तभी वहां आता गौतम अपनी बहू के गाल को लाल देखकर। तुम लोग इतने घटिया कैसे हो सकते हो? तुम लोगों ने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। सही तो कह रही है ये, कभी कमाने जाओ, मुफ्त की रोटी मत तोड़ो यहाँ पर। नहीं जाएंगे, कर लो क्या करना है।
इतना कहकर चारों मर्द वहां से चले जाते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और आदित्य, दिवाकर, विशाल, सूरज का याशीपन खत्म नहीं होता। वो रोज रात को लेट नशे में घर आते हैं। वहीं घर के अनपढ़ बहू रोज सुबह अपने पढ़े लिखे पतियों के शराब में डूबे गंदे बदबूदार कपड़ों को धोकर रखती हैं। अब इन चीजों से परेशान होकर वो एक बार अपने पति से कहती है, विशाल जी, आप कब तक ऐसे ही पापा जी के पैसों पर अय्याशियां करेंगे? कल को जमा पूंजी खत्म हो गई तो? हाँ सूरज जी, भविष्य में पैसा होना जरूरी है। अब यह सुनकर चारों ही पढ़े लिखे मर्द गुस्से में अपनी अपनी अनपढ़ पत्नियों का हाथ मोड़ देते हैं और टेबल पर रखी शराब की बोतल उठाकर अपनी पत्नियों के सिर पर फोड़ देते हैं, जिससे उनके सिर पर गहरी चोट आ जाती है। ये क्या किया आपने? आखिर क्यों आप लोग कमाने के नाम से इतना चिढ़ते हैं? अरे चुप हो जाओ, हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है क्या नहीं। पापा जी। इतने में वहां पर गौतम आता है। ए भगवान, घर में रह रहकर तुम लोग जानवर बन गए हो क्या? अरे शर्म करो, इन अनपढ़ लड़कियों ने तुमसे शादी कर ली, वरना तुम जैसे जाहिलों को कोई अपनी लड़की भी ना दे। तो हमने कहा था क्या हमारी शादी करो? आपको ही शौक था ना हमारी पत्नी लाने का, तो अब हमारे साथ साथ इन्हें भी पालो, क्योंकि हम नहीं कमाएंगे पैसा, और अगर इन्होंने कुछ बोला तो हम इन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अब इतना कहकर वो चारों वहां से चले जाते हैं। वहीं अकेले में चारों अनपढ़ बहू बिलक बिलक कर रोती हैं। हम लोग क्या सोच कर यहाँ आए थे और हमारे साथ क्या हो रहा है? इसका मतलब हमारे पति कोई नौकरी नहीं करते, ये हमारे ससुर के पैसे पर उड़ रहे हैं। हम तो अपने गरीब माँ बाप को भी नहीं बता सकते ये सब। उनके दिल पर क्या बीतेगी? अब धीरे धीरे कुछ महीने गुजरते हैं और अब गौतम की सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है और घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। सुनिए आदित्य जी, रसोई का राशन खत्म है, खाना कैसे बनेगा? घर में पैसे भी नहीं है। अब यह सुनकर आदित्य राधिका के बाल खींचते हुए कहता है, मुझसे पैसे मांग रही है राशन के? अनपढ़ जाहिल, मैं कहां से पैसे दूंगा? मैं कमाने जाता हूं। वो अपने अपने कमरे में चारों बहन अपने पति से पिट रही होती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और अब जब खाने की टेबल पर चारों पति का खाना नहीं मिलता तो वो बर्तन उठा उठाकर अपनी पत्नियों के शरीर पर तोड़ने लगते हैं। खाना कहाँ है? खुशबू, हमें भूख लग रही है, खाना ला कर दो हमें। अरे तुम सब पूरे दिन क्या कर रही थी? घर में खाना क्यों नहीं बनाया इतने दिनों से? खाना कैसे बनेगा? राशन नहीं है घर में। आप लोग जाइए ना बाहर, पैसे कमाइए, फिर देखिए हम खाना बनाते हैं। अब यह सुनकर विशाल उठता है और अपनी पत्नी के गाल पर चांटा मारता है। अच्छा, अब तुम अनपढ़ हमें पैसे कमाने को बोलोगी? एक काम कर जाओ, तुम पैसे कमा कर लाओ, क्योंकि हमें खाने की आदत है, कमाने की नहीं। हम कैसे कमाएंगे? हम तो अनपढ़ हैं जी, पढ़े लिखे होते तो कमा भी लेते। अब इसी तरह अगले दिन एक पार्टी में जाने के लिए दिवाकर को अलमारी में अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं। वो इससे गुस्से में दिवाकर बेल्ट निकालकर पूजा को मारना शुरू कर देता है। मेरे पास एक भी पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है, तुझे दिखाई नहीं देता? चल पैसे दे मुझे। जी मैं कहाँ से दूं पैसे? दूसरी तरफ राधिका का पति राधिका को पीटते हुए, चल पैसे दे, मुझे शराब पीना है। मैं कहाँ से पैसे दूं आपको? मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। अब चारों पत्नियां रोते हुए अपने कमरे से बाहर आती हैं। वो हर दिन पिटने के बाद चारों आपस में, रोज रोज पिटने से तो अच्छा है कि हम कोई काम ढूंढ ले। हाँ सही कह रही हो तुम। अब चारों बहू काम ढूंढने घर से निकलती हैं और अनपढ़ होने के कारण उन्हें लोगों के घर में सिर्फ नौकरानी का काम ही मिल पाता है। अब रोज सुबह चारों अनपढ़ बहू अपने पति को सुबह की चाय, दोपहर का खाना बनाकर काम पर जाती हैं और दूसरों के घर भी काम करती हैं। अब शाम को चारों अनपढ़ बहू एक साथ काम खत्म करके घर आती हैं तो देखती हैं कि उनके पति सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रहे हैं और चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। अरे आप लोगों ने तो पूरा घर गंदा कर रखा है और आप लोग धूम्रपान भी करते हैं। अरे अगर हम कमाने गए थे तो आप कम से कम घर में साफ सफाई ही कर देते। अब अपनी अनपढ़ औरतों के मुंह से यह सब सुनकर गुस्से में वो अपनी पत्नियों की कलाई पकड़कर उनके हाथ में जलता हुआ सिगरेट चिपका देते हैं। बाप रे, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारा हाथ छोड़िए, हमारा हाथ जल रहा है। आखिर हमने क्या गलत कहा आपको? अगर हम बाहर कमा रहे हैं तो क्या आप घर नहीं संभाल सकते? अच्छा, 2 पैसे कमाते ही तुम हमें इस घर का नौकर बनाना चाहती हो? अनपढ़ हो तो अनपढ़ की तरह रहो। हाँ चलो, लो ये बताओ आज कितनी कमाई हुई है? पैसे दो, हमें पार्टी करनी है। नहीं, हम पैसे नहीं देंगे। घर में राशन खत्म है, हमें राशन लाना है। लाख मना करने पर भी उनके पढ़े लिखे पति उनके हाथ से पैसे छीनकर वहां से चले जाते हैं। अब इतना अत्याचार सहने के बाद भी वो चारों अनपढ़ बहू अपने पति को सुबह की चाय बनाकर उनके कमरे में देती हैं, घर की सफाई और खाना बनाकर पैसा कमाने कहीं धूप में निकल जाती हैं। अब इसी तरह एक रात चारों अनपढ़ बहू को घर में आने में लेट हो जाता है और उनके पति उनके ऊपर खाली बर्तन फेंकने लगते हैं। पैसा कमाने लगी हो तो घर आने का टाइम भूल गई हो?
अरे रात को खाना कौन बनाएगा, भूख से तड़प रहे हैं हम। जी 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 बस बना रहे हैं, रुक जाइए। अब गौतम आकर अपनी बहुओं को बचाता है। अरे शर्म नहीं आती तुम सबको, अपनी अपनी पत्नियों की कमाई खाते हो। ये हमारी पत्नी है, हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ मत बोलिए। आप तो वैसे ही अपनी पत्नी खो बैठे हैं। रुकिए, ऐसा मत कहिए, वो आपकी भी माँ थी। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क सिर्फ पैसों से पड़ता है। अब इसी तरह एक दिन काम पर से आकर चारों पत्नी अपने पति का खाना लगाती हैं कि तभी वो सभी खाने की प्लेट को फेंकते हुए, हमें नहीं खाना ये घटिया खाना, हमें पैसे दो, हमें रेस्टोरेंट में जाकर खाना है। नहीं, हम इतने पैसे नहीं कमाते हैं कि घर में भी खाना बनाएं और बाहर रेस्टोरेंट में भी पैसे खर्च करें। हम अनपढ़ हैं और नौकरानी की नौकरी करते हैं। अब ये सुनकर चारों पति गुस्से से उठते हैं और अपनी पत्नियों का बाल खींचने लगते हैं। अरे तो किसने कहा है तुम सबको छोटी मोटी नौकरी करने को? अच्छी नौकरी करो, ज्यादा पैसे कमाओ और हमारे शौक पूरे करो। अब घबराकर चारों ही अनपढ़ स्त्री अपने आंचल से पैसे निकालकर अपने अपने पति को दे देती हैं और वो अय्याशों की तरह बाहर महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। अब इसी तरह हर हफ्ते वो अपनी अनपढ़ पत्नियों के पैसों से घर में पार्टी भी करते हैं, जिसे देखकर उनकी पत्नियां कहती हैं, अरे हम इतनी मेहनत से लोगों के घर में काम करके 4 पैसे कमाते हैं ताकि घर का राशन पानी आ सके, लेकिन आप उन पैसों को अपने शराबी दोस्त पर लुटा देते हैं। हाँ, हम बहुत मुश्किल से 2 पैसे कमाते हैं। आप भगवान के लिए हमारे पैसों को ऐसे मत बर्बाद कीजिए, आप लोग खुद तो कुछ करते नहीं हैं। अब ये सुनकर फिर से उनके पति उनके ऊपर हाथ उठाने लगते हैं। हाँ, लुटाएंगे और ऐसे ही खाएंगे तुम्हारी कमाई। तुम अनपढ़ औरतें कमाओ और हम पढ़े लिखे मर्द खाएंगे, समझ आई बात? निकलो यहाँ से। अब धीरे धीरे मोहल्ले के लोग अनपढ़ बहू के शरीर पर गहरे जख्म देखने लगते हैं। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और अब बढ़ती उम्र के कारण गौतम की तबीयत खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेता है। देखिए, हमारी कमाई से घर और पापा जी का इलाज एक साथ नहीं हो पा रहा है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आप कोई अच्छा काम ढूंढ लीजिए ना। हाँ, आप लोग काम ढूंढ लीजिए ताकि पापा का इलाज हो जाए। हमसे कोई काम नहीं होगा, हमने शुरू से कोई काम नहीं किया है। जो करना है तुम करो, हमें फर्क नहीं पड़ता हमारा बाप जिए या मरे। अब इतना कहकर वो चारों वहां से चले जाते हैं। वहीं अब चारों अनपढ़ पत्नियां अब 2 से 4 घरों में जाकर जरूरत से ज्यादा काम करती हैं ताकि 2 पैसे ज्यादा कमा सकें। अब पैसा कमाने के बाद वो डॉक्टर से दवाइयां लाती हैं, घर भी चलाती हैं। वहीं उनके मर्द अपने शौक पूरे करने के लिए उनसे पैसे मांगते हैं और पैसे न मिलने पर उन्हें घर से बाहर निकालकर बेल्ट से मारने पीटने लगते हैं। छोड़ दीजिए, छोड़िए हमें। अरे हम अनपढ़ औरतें इतने पैसे नहीं कमा पाती कि घर भी संभाले और आपके शौक भी पूरे करे। हमारे पास नहीं है पैसे। छोड़िए, वो पैसे हमने पापा जी के दवाई और घर के सामानों के लिए रखे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पैसे दो, हमें नशे की आदत है। वहीं पड़ोस के लोग ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। बाप रे, कैसे जाहिल मर्द हैं, अपनी अनपढ़ पत्नियों को मार रहे हैं जो इन्हें कमा कर खिला रही हैं। ऐसे पढ़े लिखे मर्द से तो अच्छा है कि औरतें किसी भिकमंगे से शादी कर ले। इससे ज्यादा खुश तो वो भिकमंगे अपनी पत्नी को रखते हैं। अब जबरदस्ती वो पैसे छीनकर अपनी पत्नियों को धक्का मारकर बाहर शराब पीने चले जाते हैं। अब रोती हुई चारों अनपढ़ बहू अपने ससुर के पास आती हैं जो बिस्तर पर बीमार पड़े हैं। अरे बाप रे, तुम्हारे शरीर पर इतने जख्मों के निशान, ये सब मेरे बेटे ने किया है ना। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मुझे अपने बेटों की शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी वजह से तुम सबकी जिंदगी नरक हो गई। नहीं पापा जी, इसमें आपकी क्या गलती? एक पिता कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा ये सब करे। आपने तो कई बार उन्हें समझाया। ये सब कुछ तो वो जानबूझकर कर रहे हैं। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और अब वो अनपढ़ बहुएं जो हजारों सपने सजाकर अपने पढ़े लिखे पति के साथ शादी करके शहर आई थी, अब वो अंदर ही अंदर टूट गई थी। और फिर एक सुबह चारों पति उठकर अपने कमरे से बाहर जाते हैं जहां पूरा हॉल उथला पुथला रहता है, लेकिन आसपास कहीं उनकी पत्नियां नजर नहीं आती। वो रसोई में जाते हैं तो रसोई गंदी होती है और पत्नियां वहां भी नहीं होती। अब चारों रसोई से बाहर आकर अपने पिता के कमरे में जाते हैं जो बीमार लेटे हुए हैं। पापा, हमारी पत्नियां कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। कमरे में चाय भी नहीं मिली हमें आज, घर भी गंदा है और रसोई में भी अब कुछ नहीं बना अब तक। अरे मैं बीमार हूँ, मुझे क्या पता कहाँ गई तुम्हारी पत्नियां। अब चारों भाई चौंकते हैं। कहाँ चली गई ये अनपढ़ औरतें? अरे कहाँ जाएंगी अनपढ़ औरतें? जाकर अपने मायके बैठ गई होंगी, आ जाएंगी कुछ दिनों में। अब बीवी की गैर मौजूदगी में उन्हें ना तो टाइम से चाय मिलती है ना ही खाना, जिस वजह से वो बाहर से पाव भाजी जैसी सस्ती चीज लाकर खाते हैं। इसी तरह 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं लेकिन उनकी अनपढ़ औरतें घर नहीं आती। अरे अब तो 3-4 दिन हो गए लेकिन अभी तक हमारी अनपढ़ औरतें घर नहीं आई।
चलो एक बार उनके मायके ही देख कर आते हैं, अगर वहां हुई ना तो डरा धमका कर ले आएंगे वापस। अब चारों पति शरीफ बनकर अपनी अनपढ़ औरतों के घर जाते हैं। अरे दामाद जी, आप अचानक बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अब मालिनी चाय देती है। वहीं वो चारों मर्द घर में अपनी निगाहें घुमाकर अपनी पत्नियों को ढूंढ रहे होते हैं। अरे मम्मी जी, हमारी पत्नी कहाँ है? शॉपिंग करने साथ आई थी, लेकिन बाजार से आते वक्त कहीं दिखाई नहीं दी। हमें लगा मायका पास है तो यहाँ आई होंगी। अरे नहीं दामाद जी, हमारी बेटी तो यहाँ नहीं आई, हो सकता है वो घर चली गई हो और आप यहाँ आ गए हो। अच्छा ठीक है, फिर तो हम चलते हैं। अब वो चारों हैरान होकर वहां से घर आ जाते हैं और ये बात अपने पिता से कहते हैं। अब गौतम उन सबको खींच के तमाचे लगाता है। ए भगवान, क्या कहा, वो मायके भी नहीं है। अरे 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं, बहू घर नहीं आई है। तुम लोगों के अत्याचारों के चक्कर में कहीं उन सब ने आत्महत्या तो नहीं कर ली? मैं बता रहा हूँ, अगर पुलिस केस हुआ तो मैं सब सच बता दूंगा। अरे नहीं, आप ऐसा क्यों कहते हैं? वो आ जाएंगे, वो कहीं नहीं गई हैं। अब धीरे धीरे 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन उनकी पत्नी घर नहीं आती है। अब मोहल्ले के लोग घर में घुसकर, अरे तुम चारों की अनपढ़ औरतें कहाँ हैं? आजकल दिखाई नहीं देती, घर में ही है कि मार मार कर उन्हें मार ही दिया। हाँ दिखाओ जरा, कहाँ है तुम्हारी औरतें? आजकल बाहर नजर नहीं आ रही हैं। अब चारों पढ़े लिखे पतियों की हालत खराब हो जाती है। पसीना सर से टप टप गिरने लगता है। अरे हम आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन हमारे घर में घुसने की? मैं आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता हूँ। और हमारी पत्नियां कहाँ जाएंगी? वो अपने मायके गई हैं, हम नहीं भेजा उन्हें। अब इसी तरह 5 से 6 महीने गुजर जाते हैं और वो अनपढ़ औरतें अब भी घर नहीं आती। वहीं इन पढ़े लिखे आदमियों का खाना पीना दुश्वार हो जाता है। अरे कहाँ चली गई हैं ये चारों? टाइम से न तो खाना मिल रहा है, न साफ कपड़े, पैसे भी नहीं है खर्च करने को। अब भूख से परेशान होकर चारों पढ़े लिखे मर्द पहली बार रसोई में खाना बनाने जाते हैं और उनका हाथ जल जाता है। अरे यार, मेरा हाथ जल गया। भूख भी लग रही है, पैसे भी नहीं है, पापा की भी तबीयत खराब है। अरे देखो, खाना पीना हमसे नहीं बनेगा, उधार ले लेते हैं पैसे किसी से। अब आए दिन चारों पढ़े लिखे मर्द मोहल्ले से पैसे उधार लेते हैं, तो कभी बैंक से लोन उठा लेते हैं और उन पैसों से भी पार्टियों में जाकर अय्याशियां करते हैं। अरे हमारी अनपढ़ औरतों को क्या लगा, अगर वो हमें छोड़कर चली जाएंगे तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी? अरे भ्रम था उनका, ये ऐसा तो कभी नहीं होगा। अब उधार के पैसे से कुछ हफ्ते तो वो चारों बहुत मजे करते हैं, लेकिन फिर पैसों की अकाली आ जाती है। मोहल्ले के लोग पैसे मांगने घर पर आते हैं। कौन है घर में? पैसे दो। मेरे पैसे लेकर बैठ गए, पैसे नहीं देते। अब बीमार गौतम उठकर बाहर आता है। जी, कौन से पैसे? अरे तुम्हारे बेटों ने पैसे लिए थे मुझसे, उधार 1 महीना हो गया है, अभी तक नहीं दिया। अब गौतम अपने गले की सोने की चेन सेठ के हाथ में देता है। पैसे तो नहीं है, ये चेन ले जाओ और आइंदा मेरे बच्चों को पैसे मत देना। वो कोई नौकरी नहीं करते, निठल्ले हैं निठल्ले। अब कुछ हफ्तों में बैंक के लोग नोटिस लेकर घर आ जाते हैं। गौतम फिर परेशान होता है। हाँ जी, बताइए क्या बात है? जी, आपके नाम से इतने पैसे लोन लिए गए हैं, कब चुकाएंगे? अब गौतम के पास लोन वालों को देने के लिए 1 भी रुपया नहीं होता और वो अपनी तिजोरी से घर के कागजात लाकर बैंक वालों को दे देता है। जी, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। आप ये प्रॉपर्टी ले लीजिए, आज से ये आपके नाम हुई। अब आधी रात गौतम के घर पर रेड पड़ती है और पुलिस वाले गौतम के साथ साथ गौतम के चारों बेटों को घर से बाहर कर देते हैं। बाप रे, देखो पढ़ लिख कर भी बाप के पैसे पर उड़ रहे थे और आज अपने साथ साथ अपने पिता को भी रोड पर ले आए ये लोग। अब इस दिन के बाद से गौतम के चारों पढ़े लिखे बेटों की जिंदगी भिखारी से भी बदतर हो जाती है। वो सड़क पर भीख मांगने लगते हैं। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो भैया, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। दे दो भैया, कुछ खाने को दे दो। अब सड़क पर चलते लोग उनकी मदद करने के बजाय पत्थर उठाकर उनके शरीर पर मारते हैं। दूर हट, बास मार रहा है। बाप रे, इतना हट्टा कट्टा शरीर होने के बाद भी सड़क पर भीख मांग रहा है। तुमसे अच्छी तो अनपढ़ औरतें हैं जो भीख ना मांग कर कोई ना कोई काम करती है। अब दिन में गौतम के बेटे भीख मांगते हैं और रात को फुटपाथ पर सोते हैं और इस दौरान पुलिस के लाठीचार्ज का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। देखो, पढ़े लिख कर भी तुम्हारी जिंदगी कैसी हो गई है। अरे तुम्हारे आगे तो अनपढ़ भी अब समझदार लगते हैं मुझे, और तुम पढ़ लिख कर अनपढ़ से भी गई गुजरे लगते हो। कहा था कमाओ पैसे, नौकरी करो, लेकिन नहीं। अब ये सुनकर पहली बार गौतम के पढ़े लिखे बेटों को शर्मिंदगी महसूस होती है। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आज हमें एहसास हुआ कि हमसे अच्छे तो हमारी अनपढ़ औरतें थी।
जो 2 पैसे कमा रही थी, लेकिन अब उनकी भी कोई खोज खबर नहीं है। पता नहीं बेचारी कहाँ और कैसी है। मुझे तो डर है कि कहीं उन्होंने आत्महत्या न कर ली हो। इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं और एक दिन फटे पुराने कपड़ों में आदित्य, दिवाकर, विशाल, सूरज एक रेस्टोरेंट में घुसते हैं। भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के टीवी पर दिवाकर, विशाल और सूरज की नजर जाती है। अरे टीवी पर न्यूज रिपोर्ट करने वाली औरतें, ये तो हमारी पत्नियां हैं ना? हाँ, ये तो हमारी पत्नियां हैं। अब चारों घबराकर रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति अखबार में देखकर, अरे भाई कितनी काबिल बच्ची है। सुनने में आया है ये लोग अनपढ़ थीं, लेकिन फिर 1 साल के अंदर कड़ी मेहनत करके ये चारों अनपढ़ औरतें पत्रकार बन गईं। भाई साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये अभी कहाँ होंगी? हमें इनकी बहुत जरूरत है। अब वो व्यक्ति इन चारों को पत्रकारिता के ऑफिस के बाहर छोड़ देता है। अब वो चारों ऑफिस में घुसते हैं कि तभी गार्ड उन्हें डंडे से मारने लगते हैं। ए, कौन हो तुम? फटीचर और मैम के केबिन में कैसे घुस रहे हो बिना परमिशन के? अब बाहर के शोर को सुनकर अंदर बैठी चारों पत्रकारिता, कौन है बाहर? सिक्योरिटी, आप उन्हें अंदर आने दीजिए। अब सिक्योरिटी गार्ड उन चारों को अंदर आने देते हैं। अब अपनी अनपढ़ पत्नियों को जर्नलिस्ट के पद पर बैठा देखकर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तुम लोग जिंदा हो और तुम इतनी काबिल कैसे बन गई? हमें तो लगा था कि तुमने आत्महत्या कर ली। हमने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम हमें नहीं मिली। अब वो चारों जर्नलिस्ट कहती हैं, आप लोगों ने जिस तरह हमारे ऊपर अत्याचार किया था, अगर कोई और औरत होती तो आत्महत्या ही कर लेती। हाँ, हमने तो सोचा था पढ़े लिखे आदमी के साथ शादी हो रही है तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हाँ, लेकिन हम अनपढ़ औरतों की जिंदगी बेहतर होने की जगह और नरक हो गई। और तब हमें खुद पर पछतावा होने लगा कि आखिर हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया क्यों नहीं। हाँ, और एक रात जब आपने हमें पैसों के लिए सड़क पर पीटा, हमारे शरीर पर गहरे जख्म थे। एक मन तो आया कि अब तो अति हो गई है, आत्महत्या ही कर लेना ही ठीक है, क्योंकि हमारे गरीब माँ बाप भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फिर उस रात, अरे कौन हो तुम चारों अनपढ़ गवार? मेरी गाड़ी के नीचे मरकर मुझे अंदर करवाओगी क्या? अब शिवानी कार से बाहर निकलती है तो देखती है उन औरतों के शरीर पर गहरे जख्म है। अरे क्या हुआ तुम चारों के साथ? बताओ। रुको, गाड़ी में बैठो। अब जबरदस्ती शिवानी उन सबको गाड़ी में बिठाती है और अपने घर लेकर आती है। शिवानी एक महिला एनजीओ चलाती है। ये लो पानी पियो। क्या हुआ तुम लोगों को? ये सब किसने किया? अब वो चारों अनपढ़ औरत अपनी सारी दास्तान शिवानी से कहती हैं। तुम लोगों के साथ इतने सालों से ये सब हो रहा है और तुम उन मर्दों की गुलामी करती रही। क्या मिल गया ये करके तुम्हें? इससे तो अच्छा होता तुम अपने ऊपर ध्यान देती। हमें लगा था आज नहीं तो कल वो सुधर जाएंगे, लेकिन वो दिन पर दिन शैतान बनते चले गए। छोड़ो, भूल जाओ उन्हें। खुद पर काम करो। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। धन्यवाद, आप समझदार लगती हैं। हमारी भी मदद कर दीजिए ना, हमें भी पढ़ना है और काबिल बनना है। क्या हम पढ़ लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ सकती हो। अब शिवानी कड़ी मेहनत करती है उन अनपढ़ औरतों पर, और वो अनपढ़ औरतें भी दिन रात पढ़ती लिखती हैं और फिर परीक्षा देकर अपना जर्नलिस्ट का एग्जाम क्लियर करती हैं और उन्हें ऊंचे पद पर सरकारी पत्रकारिता की नौकरी मिल जाती है। हम बहुत खुश हैं। आपकी वजह से हम ये पद हासिल कर पाए हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई। ऐसे ही खुद पर काम करती रहो। तुम्हें ऐसे मर्दों की जरूरत नहीं जो तुम्हें अपने जूते की नोक के नीचे रखें। और फिर इस पद को पाने के बाद हमने फैसला किया कि हम कभी अपने उन पढ़े लिखे मर्दों के पास नहीं जाएंगे जिन्होंने हमारी कदर नहीं की। राधिका इतना बोलती है कि इतने में वहां पर गौतम आता है। अच्छा, तो तुम चारों यहाँ हो। अरे मेरी चारों अनपढ़ बहू जिंदा है और तुम चारों पढ़ लिख कर इतनी होनहार बन गई। अरे शर्म करो, तुम्हारे आगे अनपढ़ औरतें पढ़कर आगे निकल गईं, लेकिन तुम पढ़ लिख कर भी भिखारी बन गए। भिखारी, अरे भिखारी भी तुम्हारे मुंह पर थूक कर जाते हैं। अब ये सुनकर अनपढ़ औरतों के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट होती है और पढ़े लिखे मर्दों की नजरों में शर्मिंदगी और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत सताया, उसके बाद भी तुम हमसे आगे निकल गई। हमें एक मौका दे दो, हम सुधरना चाहते हैं और तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। बस एक आखिरी मौका दे दो। हाँ, हमें माफ कर दो। हम हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। हमें एक आखिरी मौका दे दो, क्योंकि हमारे पास अब तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। अब हम भी तुम्हारी तरह काबिल बनना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं। अब अपने पतियों को गिड़गिड़ाता देखकर वो सभी कहती हैं,
आपकी आंखों में अब हमें पछतावा दिख रहा है, इसीलिए हम आपको एक मौका देने के लिए तैयार हैं। अब वो चारों अपने पति की गलतियों को माफ कर देती है और फिर उनके पति उनके साथ उनके घर में रहकर उन्हीं की तरह काबिल बनते हैं और अब एक पढ़े लिखे इंसान की तरह अच्छी नौकरी ढूंढकर नौकरी करने लगते हैं।